Hello student, myself Shrey Kumar Gupta and I am assistant professor in ABS Engineering College, गाजियाबाद। जैसा कि हम MCQ सीरीज स्टार्ट किए हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने पहले स्टार्ट किया है, मास्टरिंग कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चंस। हमने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए MCQ 15 में एक क्वेश्चन उठाया है जो बेसिकली हम इसे प्योर टेंजेंट का क्वेश्चन नहीं कह सकते, ये स्टडी स्टेट का क्वेश्चन है। और ये एक ऐसी सर्किट गिवन है जिसमें मतलब एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग दी हुई है और आपसे पावर फैक्टर एज वेल एज पावर कंजप्शन पूछा जा रहा है। यानी ये 2012 का गेट 2012 क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअली इसको फ्रेम किया गया था क्योंकि सारी चीज़ें इसमें अननोन थी, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू नहीं दी गई थी। यानी आर, आर एल, एक्स किसी की वैल्यू नहीं गिवन थी, केवल वोल्टमीटर की रीडिंग गिवन थी और उस बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। क्लियर? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या क्या गिवन है, वो आपका गिवन है कि जो आपका वोल्टमीटर है V1, यानी जो सोर्स के अक्रॉस लगा हुआ है उसकी रीडिंग है 22 वोल्ट। जो V2 है, जो प्योर रजिस्टर यानी R के अक्रॉस लगा हुआ है उसकी रीडिंग है 122 वोल्ट। एंड जो V3 है उसकी रीडिंग दी गई है, यानी लोड यहाँ पे RX यानी RL और X को एज ए लोड कंसीडर किया गया है और इसके अक्रॉस जो वोल्टमीटर यूज किया गया है उसकी रीडिंग दी गई है 136 वोल्ट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, यानी हमें लोड का पावर फैक्टर बताना है। वैसे तो हमने पढ़ रखा है cos फाई इक्वल टू, अगर कोई भी लोड है तो cos फाई इक्वल टू R बाई जेड होता है। या अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो जो वो लोड के अक्रॉस वोल्टेज होता है, मान लो अगर लोड के अक्रॉस वोल्टेज VL है, करंट IL है, क्लियर, तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसका हम जो कोसाइन ले लेते हैं वो हमारा पावर फैक्टर होता है। यानी किसी भी लोड के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज और करंट का फेजर पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो कोसाइन ऑफ द एंगल इज द पावर फैक्टर। ये चीज हमने पढ़ रखी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये मेन मायने रखता है। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी एक सीरीज सर्किट दे, ये एक सीरीज सर्किट है जिसमें करंट क्या फ्लो रहा है, आई फ्लो रहा है, यानी एक सीरीज सर्किट है तो यहाँ पे करंट सब में सेम फ्लो हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम हमेशा फेजर अप्रोच लेते हैं। क्लियर? फेजर अप्रोच इसलिए लेते हैं ताकि हम एंगल बता सके कि एंगल कितना आ रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे V3 और I के बीच का एंगल अगर हमें मिल जाए और उसका हम कोसाइन ले लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। वही चीज हमें पता करनी है। तो अगर सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, तो जब करंट सेम होता है सीरीज सर्किट में, किसी भी सीरीज सर्किट में क्या होगा, करंट सेम होगा, ये तो सबको पता है। क्लियर? जब करंट सेम होगा तो करंट को एज अ रेफरेंस लेंगे हम, एज अ रेफरेंस। यानी अगर हम जो फेजर ड्रॉ करेंगे इसमें हम करंट को एज अ रेफरेंस लेंगे। तो फेजर जरा ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो यहां पे मैंने I को एज अ रेफरेंस लिया, ठीक है। जब I को मैंने रेफरेंस लिया तो यहां पे देखो V2 की जो रीडिंग है वो क्या है, R के क्रॉस है। और प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, प्योर रजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। तो I के सेम फेज में ही आपको क्या मिल जाना है, I के सेम फेज में ही आपको क्या मिल जाना है, V2। यानी जो V2 का फेज होगा वो I के सेम फेज में हो जाएगा। यानी V2 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R ही होगा ना। अगर हम यहां पे देखें तो V2 की वैल्यू क्या होगी, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R के बराबर। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका V2 का सेम फेज करंट के फेज में हो जाना। अब हम बात करेंगे लोड की। तो लोड में यहां पे क्या है, R और X यानी इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है। तो इस केस में क्या होता है कि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होने की वजह से, यानी RL लोड में आपका जो करंट का इफेक्ट होता है, करंट इफेक्ट क्या होता है, इज लैगिंग। कभी भी RL लोड में जो करंट होता है वो क्या होता है, लैग करता है। तो जब करंट लैग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इज लीडिंग विद सम एंगल। वोल्टेज क्या होगा, लीड करेगा विद सम एंगल, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में लीड करेगा ये, विद रिस्पेक्ट टू करंट। यानी जो करंट होगा, करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगा। तो यहां पे अगर मैं V3 का फेजर बनाने जाऊंगा तो V3 क्या होगा, I से लीड करेगा। क्योंकि V3, अगर तुम V3 को यहां पे लिखना चाहो तो V3 इक्वल टू क्या लिखोगे, V3 इक्वल टू I इंटू RL प्लस JXL। क्लियर? यानी I के फेज से ऑब्वियस सी बात है कि RL प्लस JXL हो गया, तो करंट के रेस्पेक्ट में आपका वोल्टेज
लीड करेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये चीज दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम इसका फेजर बनाए, V3 का फेजर बनाए, तो V3 का फेजर हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा। क्लियर, ये मेरा V3 का फेजर हो गया, इसको मैंने मान लिया कि I से फाई एंगल लीड कर रहा। क्लियर, और V3 और V2 का रिजल्टेंट क्या है, अगर हम यहाँ पे KVL लगाएं, तो KVL लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू V2 प्लस V3 के बराबर, यानी फेजर सम ऑफ वोल्टेज V2 एंड V3 इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज V1। तो यानी यहाँ पे फेजर सम निकालने का मतलब क्या होता है, हम पैरेललोग्राम थ्योरम का सहारा लेते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली V3 के पैरेलल लाइन V2 पे ड्रॉ करते हैं। जैसे हम वेक्टर में आपने मतलब इंटरमीडिएट में जब आपने स्टैटिक एंड डायनेमिक्स पढ़ा होगा, तो जैसा हम वेक्टर में करते हैं वैसा ही करेंगे। ये V2 ले लिया और ये मेरा क्या हो गया, V3 के ठीक पैरेलल लाइन ले लिया, V3 हो गया। V2 प्लस V3 जो आएगा उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, V1 के बराबर। ये हमें मिल गया V1। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज होता है आपका एक फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एसी सर्किट। क्लियर, फाई एंगल से लीड कैसे किया, ये तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे RL लोड है, तो RL लोड में वोल्टेज का जो नेचर होता है वो करंट से लीडिंग होता है, और किसी पर्टिकुलर एंगल फाई से लीड करता है, और कॉस फाई की वैल्यू R बाई जेड के बराबर होती है, या टेन फाई की वैल्यू X बाई R के बराबर होती है। ये आपने पढ़ भी रखा होगा। क्लियर, मेन क्या है यहाँ पे, फाई की वैल्यू निकालना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे हमें टैकल करना है, ये चीज हमें दिमाग में होना चाहिए। देखो यहाँ पे V1, V2, V3 इन तीनों की वैल्यू आपके लिए नोन है। जब तीनों नोन है तो यहां पे हम पैरेललोग्राम थ्योरम यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम थ्योरम क्या कहता है, पैरेललोग्राम थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको V2 और V3 के बीच का फेज एंगल पता है और V1 की वैल्यू V2 प्लस V3 के बराबर है, तो जो V1 का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, अंडर रूट V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2V2 V3, और V2 और V3 के बीच का जो एंगल होता है इंटू कॉस फाई के बराबर होता है। क्लियर, तो सिंपली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। हम इसको V1 स्क्वायर इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ V2 V3 कॉस फाई। हमारे लिए अननोन क्या है, केवल कॉस फाई, और बाकी सारी चीज हमारे लिए क्या है, नोन है। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 220 स्क्वायर इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है हमारी 122 का स्क्वायर, प्लस V3 की वैल्यू कितनी है 136 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 122 इंटू 136 इंटू कॉस फाई। अननोन क्या है, केवल कॉस फाई, एक अननोन एक इक्वेशन। और यहां से हम जब सॉल्व करके इसको निकालेंगे तो हमारा जो कॉस फाई की वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी तो कॉस फाई की वैल्यू जो निकल के आनी है वो क्या आनी है, देखो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस फाई की वैल्यू, आप इसको सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.4526। क्लियर, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपको, ऑप्शन में कॉस फाई इक्वल टू 0.45 दिया हुआ है, तो आप इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या हो जाएगा 0.45 के बराबर, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए आपका सही ऑप्शन। क्लियर, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.45। तो इसको सिंपली पैरेललोग्राम थ्योरम से इसको अप्रोच करना था और इसे सॉल्व करना था। क्लियर, ठीक है। मैं चाहूं तो मतलब अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन में और भी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा। क्लियर, क्वेश्चन तो कुछ भी फ्रेम हो सकता है। मैं आपसे पूछूं कि इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन इन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, फाइंड इनपुट पावर फैक्टर ऑफ सोर्स, यानी जो सोर्स वोल्टेज है उसका हमें इनपुट पावर फैक्टर निकालना है। यानी V1 से जो करंट, ये करंट I यहां भी फ्लो हो रही है, तो V1 में जो करंट I फ्लो हो रही है V1 से कितना एंगल बना रही है, तो तुम यहां पे देख रहे होगे ये कितना एंगल बना रही है, ये V1 और I के बीच का एंगल यही होगा, ये हमने एंगल मान लिया साई। अगर तुमसे पूछा है कि तुम्हें बताना है कि कॉस साई की वैल्यू क्या होगी, तो हालांकि इसके लिए फॉर्मूला होता है, पैरेललोग्राम थ्योरम से हम टेन साई की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन हम चाहे तो इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सिंपल है। हमने क्या किया, अगर मान लीजिए O पॉइंट लिया, A B एंड C पॉइंट,
हम बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पॉइंट यहां कहीं आएगा, ये मान लो डी आएगा और ये ए से एक्सटेंड करते हुए आगे जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं ओबी का एक कंपोनेंट लूं, ठीक है, जो ओडी के पैरेलल हो, तो क्या आएगा, ये ओडी की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, ओबी कॉस साई के बराबर। देखो जो चीज पूछा जाता है बस हमें उसी फोकस करना चाहिए। यहां पे तुमसे कॉस साई पूछा जा रहा है तो तुम कॉस साई पे ही फोकस करो और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तुम चाहो तो इसको वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करके साइन साई निकाल सकते हो, फिर वहां से कॉस साई निकाल सकते हो, लेकिन जब हमें कॉस साई निकालना है तो सीधे सीधे हम यहीं से अप्रोच करेंगे कि सीधे सीधे इसको निकाल लें। तो ओबी कॉस साई के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ओ ए प्लस एडी के बराबर। ओडी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस एडी लिख सकते हैं, और ओबी कॉस साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 कॉस साई के बराबर। ओबी की वैल्यू V1 के बराबर है, ठीक है। OA की वैल्यू किसके बराबर है, V2 के बराबर, प्लस AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एंगल कितना है हमारा, फाई। अगर तुम देखो ये V3, ये V3 तो है, तो V3 और I के बीच का एंगल क्या है, फाई है। तो हम AD को क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं AB cos फाई। क्लियर? तो AB cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू V3 है, तो ये हो जाएगा V2 प्लस V3 cos फाई। सारी वैल्यू हमको पता है, हमने cos फाई ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो cos साई की वैल्यू यहां से कितनी आ जानी है, V2 प्लस V3 cos फाई अपॉन V1। V2 भी हमारे लिए नोन है, V3 भी हमारे लिए नोन है, cos फाई ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, V1 भी हमारे लिए नोन है, तो हम सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, देखो जरा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.833, यानी इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0.833 के बराबर। क्वेश्चन आपसे कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है। क्लियर? मैं यहां पे इनपुट पावर फैक्टर पूछ लिया, आपसे लोड का पावर फैक्टर भी पूछ लिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहीं से कुछ भी फ्रेम हो सकता है, बस आपको वैल्यू कैलकुलेट करना। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 2 में यह पूछा गया है कि अगर आपका लोड रेजिस्टेंस 5 ओम का हो जाए तो उस कंडीशन में पावर कंजम्पशन बाय द लोड क्या होगा। पावर कंजम्पशन बाय द लोड मतलब वॉट में बताना है। वॉट में बताने का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। लोड मतलब पावर कंजम्पशन बताना है, मतलब एक्टिव पावर बताना है। पावर कंजम्पशन बताने का मतलब क्या हो गया, कंज्यूम पावर का मतलब होता है कि ये एक्टिव पावर आपको बताना है, यानी P की वैल्यू बतानी है, यानी PL बताना आपको। तो दो तरीके होते हैं इसके। PL इक्वल टू, एक तो है कि I स्क्वायर इंटू RL हो जाए, दूसरा तरीका कि PL इक्वल टू जो आपका RL के अक्रॉस वोल्टेज है VRL स्क्वायर अपॉन RL हो जाए। दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हम देखेंगे कैसे हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे I निकालूं तो I की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहे हैं तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V3 अपॉन मॉड ऑफ Z के बराबर। क्लियर? अगर हम I की वैल्यू निकालें तो V3 बाई मॉड ऑफ Z के बराबर आएगा। अब बात आती है कि मॉड ऑफ Z की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। दिमाग तो यहां पे अटकता है कि मॉड ऑफ Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। आपने cos फाई ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, और cos फाई की वैल्यू क्या होती है, RL बाई मॉड ऑफ Z के बराबर होता है। RL बाई Z की वैल्यू क्या होती है, cos फाई के बराबर होती है। क्लियर? ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, किसी भी RL लोड के लिए या RX लोड के लिए cos फाई की वैल्यू R बाई Z के बराबर होती है। तो यहां से Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी RL अपॉन cos फाई। क्लियर? RL की वैल्यू भी आपको गिवन है 5 अपॉन 0.45। क्लियर? ठीक है, हमें क्या निकालना है, PL। तो PL की वैल्यू क्या हो जाएगी, I स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V3 बाई मॉड ऑफ Z। मॉड ऑफ Z की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 0.45 का स्क्वायर इंटू RL की वैल्यू कितनी है हमारी, 5। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 749.05 या 06 के अप्रॉक्स आएगा, यानी एक तरह से इसकी वैल्यू आ गई 749.1। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है पावर कंजप्शन की। तो 749.1 के आसपास की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहां पे देखूं 749.1 के आसपास की वैल्यू क्या है, 750 वॉट। तो आपका जो आंसर होगा अप्रॉक्सीमेटेड आंसर, यानी PL की जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होगी वो 750 वॉट होगा। क्लियर?
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन से में क्या पूछा जा रहा है। अब ये नहीं कि यहाँ पे आपको 749 ढूंढते रहें। क्लियर? अगर यही न्यूमेरिक आंसर टाइप क्वेश्चन होता और ये पूछता कि मतलब 2 डेसिमल डिजिट तक आपको आंसर बताना है, तो आप यही लिख के आते 749.06 वॉट। क्लियर? ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप v स्क्वायर p इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल से निकालें, आई की वैल्यू कैलकुलेट करें और ये चीज निकालें। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब अगर हम बात करें कि दूसरा तरीका वी आर एल स्क्वायर अपन आर एल का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे दोनों तरीके अपनी जगह पे सही हैं। मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। आना वही, अल्टीमेटली वही चीज आनी है, कुछ अलग नहीं आना है। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं पीएल की, तो पीएल को मैंने क्या लिखा, वी आर एल स्क्वायर अपॉन आर एल, यानी आर एल के अक्रॉस का वोल्टेज। अगर तुमको V3 को लिखना है तो V3 को ऐसे लिख सकते हैं, V3 cos फाइव प्लस J टाइम्स ऑफ V3 sin फाइव, ऐसा लिखा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका करंट था। क्लियर? और करंट से लीड करता हुआ आपका V3 था, तो V3 के दो कंपोनेंट क्या होंगे, अगर ये फाइव एंगल है तो इसको हम लिख सकते हैं V3 cos फाइव प्लस J V3 sin फाइव। तो जो रियल पार्ट होगा यानी V3 cos फाइव का, वो किसके अक्रॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो किसके अक्रॉस होगा, प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। रियल पार्ट का मतलब क्या हो गया, V3 का वो कंपोनेंट जो I के फेज में हो, ये V3 cos फाइव होगा, और वो कंपोनेंट जो I के परपेंडिकुलर हो, ये V3 sin फाइव होगा। तो I के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो प्योर इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। क्लियर? और I के जो सेम फेज में है वो क्या होगा, प्योर रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। तो VRL की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे V3 cos फाइव का स्क्वायर अपॉन RL, सेम चीज आना है। आप यहां पे भी वैल्यू पुट करेंगे तो V3 cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, V3 की वैल्यू आपकी है 136 इंटू cos 5.45 का स्क्वायर अपॉन RL की वैल्यू 5। आप फिर से यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आएगा 749.06 के अप्रॉक्स, यानी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हो जाएगी 750 वाट। तो क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्चुअल व्यू क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे करना है। आप आई स्क्वायर आर एल से भी जा सकते हो, आप चाहो तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर एल से भी कर सकते हो। वी स्क्वायर बाई आर एल का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, जो वोल्टेज का रियल पार्ट होगा, जो वोल्टेज के करंट के सेम फेज में आएगा, अगर हम लोड के अक्रॉस की बात करते हैं तो। क्लियर? तो ये दोनों तरीके आपके लिए हैं। ठीक है, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। क्लियर? अब हम इसी क्वेश्चन में कुछ और ट्विस्ट देना चाहें तो कुछ और भी चीजें हम पूछ सकते हैं कि सेम क्वेश्चन के केस में मैं आपसे आर की वैल्यू पूछूं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में फ्रेम करता हूं मैं, फाइंड आर फॉर द गिवन सर्किट एंड जो भी हमने कैलकुलेशन किया, यानी प्रीवियस जो भी कैलकुलेशन किया, यानी आरएल की वैल्यू 5 ओम ले लिया हमने, उस केस में हमने पावर कंजप्शन देखा, और अब हम कह रहे हैं कि आप आर की वैल्यू बताइए कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, आरएल के अक्रॉस अगर तुम्हें आर की वैल्यू बतानी है तो सिंपल क्या है, आपको पता है कि आरएल की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। क्लियर? और आरएल में करंट कितना फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो क्या है, वीआरएल की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, V3 cos फाइव के बराबर। तो यहां पे अगर मैं चाहूं तो V3 cos फाइव को क्या लिख सकता हूं, I इंटू आर एल के बराबर। क्लियर? तो यहां पे I की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, V3 cos फाइव अपॉन आर एल। क्लियर? तो V3 cos फाइव की वैल्यू ऑलरेडी आपको सारी चीजें गिवन है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 12.1225 के अप्रॉक्स आएगा एम्पियर। तो I की वैल्यू मेरी क्या कितनी आ गई, 12.25। V3 की वैल्यू आप पुट करिएगा 136, cos फाइव की वैल्यू 136 इंटू 0.45 अपॉन RL की वैल्यू आपकी 5 ओम। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 12.24 से लेके 12.25 के बीच में आएगी। तो हमें I मिल गया। जब हमें I मिल गया तो यही I तो इस रेजिस्टेंस में भी फ्लो कर रहा है, तो हम V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर लिख सकते हैं। तो I इंटू आर लिखने का मतलब क्या हो गया, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 की वैल्यू आपको गिवन है 122 अपॉन 12.25।
तो यहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.97 ओम के आसपास आएगा, 9.97। ठीक है, तो इस तरीके से 9.96 ओम या 9.97 ओम के आसपास आएगा। क्लियर, तो हम इसको 9.96 ओम ले रहे हैं, तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 9.96 ओम। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं चाहता तो इसी क्वेश्चन को केवल आरएल की वैल्यू पुट करके मैं आर की वैल्यू आपसे पूछ लेता। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पुट किया जा सकता है। क्लियर, आपको बस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। अगर मैं चाहूं तो इसी में कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं कि इनपुट पावर की वैल्यू क्या होगी। जब मुझे आई मिल गया तो मैं चाहूं तो इसमें कोई और क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूं। इनपुट पावर फैक्टर तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। ठीक है, मैं पूछूं फाइंड इनपुट पावर। क्लियर, अगर मैं पूछूं कि इनपुट पावर की वैल्यू क्या होगी इन वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर का मतलब क्या हो गया, आपको बताना है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर की वैल्यू क्या हो जाती है, एस इक्वल टू V1 इंटू आई। अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करूं तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहा हूं, ये तो V1 इंटू आई एम्पियर। क्लियर, क्योंकि अगर मैं मॉड, अगर मैं एंगल भी लूंगा तो एंगल लोगे तो क्या लिखोगे इसको, अगर मैं एस को बार के टर्म में लिख रहा हूं तो इसको मैं कॉन्जुगेट कर दूंगा, तो ये तो आई का कॉन्जुगेट क्या है, क्योंकि खुद ही रेफरेंस है, और V1 क्या रहा, V1 एंगल साई। क्लियर, इनटू आई कॉन्जुगेट। ठीक है, तो V1 एंगल साई, जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो, ये हमने किया था पैरेललोग्राम थ्योरम से। ठीक है, ये हमारा V1 आ था, ये मेरा V3 था और ये मेरा V2 था। ये एंगल हमने साई निकाला था। क्लियर, तो V1 को क्या लिखेंगे, V1 एंगल साई। कभी भी एपरेंट पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट का कॉन्जुगेट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो ये आई का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, क्योंकि आई खुद में ही एंगल 0 डिग्री है, तो एंगल 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो फिर वही चीज आएगी। तो सिंपली क्या हो जाएगा, V1 आई एंगल साई। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो मॉड ऑफ एस बार की वैल्यू क्या आएगी, वो V1 इंटू आई के बराबर ही आएगा। तो सारी वैल्यू आपको गिवन है, 220 इंटू आई की वैल्यू आपने 12.25 निकाली थी, ये वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि इनपुट एक्टिव पावर क्या होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, हम कॉस साई से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 इंटू आई कॉस साई के बराबर। तो जो भी वैल्यू आ रही है 220 इंटू 12.25 इंटू कॉस साई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 0.83 के अप्रॉक्स। ये चीज हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें क्या मिल जाना है, इनपुट पावर मिल जाना। तो क्वेश्चन किसी भी टर्म में पूछा सकता है। मैंने जैसे यहाँ पे इनपुट पावर पूछा, इस क्वेश्चन में मैं कह दूं कि इनपुट एक्टिव पावर बताइए, तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। जब आपसे ये सब चीज पूछे कि इनपुट एक्टिव पावर बताइए, तो मेन कंसर्न किसका है, आई का। अगर आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली तो सारी चीजें आप बता सकते हो कि क्या चीजें होनी है। मैं पूछ लूं कि एक्स की वैल्यू बताइए, लोड में एक्स की वैल्यू बताइए, तो लोड में एक्स की वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर फाइंड एक्स बताइए, तो एक्स बताने के लिए क्या हो जाएगा, एक्स के अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V3 sin phi के बराबर, एज यूजुअल जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी। तो जब एक्स के अक्रॉस वोल्टेज V3 sin phi है तो I इंटू एक्स के बराबर, आई की वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, sin phi आपको पता ही है, V3 आपको पता ही है, यहां से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे फ्रेम किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक फेजर अप्रोच लेके हम पावर फैक्टर, चाहे वो इनपुट पावर फैक्टर पूछ ले, चाहे आपसे लोड पावर फैक्टर पूछ ले, चाहे किसी एलिमेंट की वैल्यू पूछ ले, एलिमेंट की वैल्यू गिवन ना हो तो, ठीक है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले, आप वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। आपको अप्रोच क्या लेना है, जो आपके पास नोन वैल्यूज होती है उसी के बेस पे आपको अप्रोच लेना होता है, उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन को टैकल करना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्चुअल व्यू क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना। क्लियर, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट आपको हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में छोड़िए, और अगर वीडियो आप को पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।